एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर आप सच में कर्म में ध्यान देते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, ठीक है जी। आज पता नहीं मुझे, मैं बड़ा इमोशनल था और मैंने बड़ी सारी बातों को लिखा, लेकिन आप सब उन बातों से पहले एक मटके की बात करूंगा। मेरी कहानी मुंह जबानी। द पॉइंट इज वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे आज क्या, आज पिछले लास्ट 3 लेक्चर से हम बात कर रहे आ रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर हैज टू बी वर्क इन प्रोग्रेस, देयर हैज टू बी सम सेमी फिनिश गुड्स। इन केस देयर आर ओनली फिनिश गुड्स, तब तो कहानी खत्म थी बेटे, हम 2-3 लेक्चर ये करने नहीं पड़ते। बिकॉज देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, because some goods are not completed from different aspects, that is named as work in progress, and that is, you know, it is very important that I should value that work in progress। इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा है। लेकिन आज बेटे, आज जो भी कुछ मैक्सिमम है मैं वो बताऊंगा और आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे आपको, मुझे पता है कुछ बातें पता नहीं अजीब सी लगती है मेरी, लेकिन मैं दिल से करता हूं। आप पहले मटका बनाइए जी, वर्क इन प्रोग्रेस में लिखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जुगाड़। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन को बोलते हैं जुगाड़ प्रोडक्शन। We have seen in the last lecture that whenever there is a case of work in progress, we have to calculate the jugaad, and as per that jugaad, we have to see how many units are being completed from, you know, from material point of view, from labor point of view, from overheads point of view, and that for that we have to do a statement named as statement showing equivalent production। अच्छा, 2 एस्पेक्ट हैं। आप कुछ ना करें, आप मटका ना बनाएं, आप खाली मेरी बात सुने। एक तो रामलाल है, दूसरा मोहनलाल है। वो मटका बना रहा है, मेरी बात को सुन रहा है और लिख भी रहा है। आपको पता है दोनों की अंडरस्टैंडिंग की डिफरेंस आ जाएगा बेटे, ज़्यादा समझ आएगा मोहनलाल को, क्योंकि वो लिख भी रहा है। आपके माइंड में जो चीज़ें जाती हैं वो जो आप सुनते हैं और जो लिखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो लिखते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, ई फॉर 1 एप्पल। आप लिखते थे, अब आप भूल गए हैं यार, पता नहीं क्या हो गया, आप बड़े हो गए हैं, आपको लगता है बहुत बड़े बन गए यार। क्या बेकार धप्पड़ मारू खींच के, लिखो। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मैं आज 26 लेक्चर में एक नई बात बताने जा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि आपको खुश रहना चाहिए, जॉली रहना चाहिए, चेयरफुल रहना चाहिए, और इन सब बातों के साथ मेरी कहानी शुरू होती है। बड़ी सिंपल सी, आराम से चर्चा करेंगे। मैं आपको ये कहता हूं कि बेटे मैंने अभी तक लास्ट 2-3 लेक्चर्स में जब से WIP स्टार्ट किया, आपको ये बताया मैंने कि भाई एक प्रोसेस है ना, इसमें मान लेते हैं 100 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है जी। 100 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स तो चिपके रह गए, हाँ अभी कंप्लीट ही नहीं हुए, बिकॉज दैट इज नेम्ड एज वर्क इन प्रोग्रेस। बिकॉज अगर वो पूरे कंप्लीट नहीं हुए तो वो प्रोसेस 2 में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी प्रोसेस 1 का ही काम पूरा नहीं हुआ। अभी एक बच्चा 5th क्लास में है, 6th में कैसा चला जाएगा? उसकी तो 5th क्लास में कंपार्टमेंट आई है, पहले वो 5th की दोबारा से तैयारी करेगा, दोबारा से पेपर देगा, फिर पास होगा तो 6th क्लास में प्रमोट कर देंगे उसको। बट अभी तक तो वो प्रमोट हुआ ही नहीं, 5th में ही रहने दो उन बच्चों को। हाँ, जो बच्चे पूरे पास हो गए उनको 6th में भेज दो। आपके स्कूल में भी तो ऐसा ही होता था। इट मीन्स दैट स्टूडेंट, एक तो होता था फेल ही हो गया, काम ही खत्म, उसको तो कंपार्टमेंट भी नहीं है, उसको तो 5th में ही रहना है। एक होता था जो पास हो गए वो 6th में चले गए। एक बीच के होते थे बेटे कंपार्टमेंट। इट मीन्स अभी उनको थोड़ा सा और तैयारी करनी है और उसके बाद ही वो 6th में जाएंगे। तो समर वेकेशंस में उनको कहा जाता था कि आप ये पढ़ाई करें, आपका पेपर होगा, अगर उसमें नंबर अच्छे आएंगे तो 6th में जाओगे। तो बेटे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वही है कि जो बच्चे कंपार्टमेंट लेकर आए हैं। अब 100 यूनिट्स में से 60 यूनिट्स तो आपने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए क्योंकि ये फिनिश्ड बन गए थे। दीज आर फिनिश यूनिट्स, दीज यूनिट्स आर फिनिश्ड आउटपुट which has been completed 100% from the point of view of material, 100% from the point of view of labor, 100% from the point of view of overheads। जो 100% सारे हिसाब किताबों से बन गए हैं उनको बोला जाता है फिनिश गुड्स, ठीक है जी। लेकिन सवाल ये आता है कि जो 40 यूनिट अभी नहीं बने वो भी इसी प्रोसेस में हैं, चिपके हुआ मशीन के साथ चिपक गए, उनको कह रहे हैं आ जाओ, वो कहते हैं नहीं आएंगे, अभी हमारा काम बाकी है, अभी हम प्रोसेस 1 में ही रहेंगे, अभी हमें ये नहीं किया,
अच्छा तुम चिपके रहो। हाँ, 40 यूनिट्स आर closing work in progress which are still in process number 1, which are not to be transferred to process number 2, because I will only transfer completed units in process number 2। ये बात तो हमें पता ही है। अच्छा, मैंने साथ में ये माना कि ये 70% कंप्लीट हो गए। अच्छा, कुछ बताया नहीं कि मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड्स के लिए अगर कुछ नहीं बताया जाए तो आप मान लेना मटेरियल के लिए भी 70%, लेबर के लिए भी 70%, ओवरहेड्स के लिए भी 70% कंप्लीट हो गए। इसका मतलब इस साल, आप सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं, it means in this time period, in this process 1, we have done 70% work for completing it, but still 30% work has to be done। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात तो हमें पता ही थी, लेकिन कहानी अब शुरू होती है। अभी तक तो हीरो हीरोइन मिल रहे थे, प्यार हो रहा था, अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। अचानक हीरोइन ने देखा कि हीरो को किसी दूसरी लड़की के साथ। तो बेटे आप मुझे एक चीज बताओ, आज आप एक छोटी सी बात बताओ, जो आप जब आप 5th क्लास में थे, ठीक है जी, 5th क्लास में थे तो आपके पास कुछ पेंसिल होगी, कुछ रबड़ होगा, पेन होगा, कॉपीज होंगी। वो 6th क्लास में आप कैरी फॉरवर्ड करोगे या नहीं करोगे? आप लेके जाओगे या बोलोगे वो पेंसिल 5th क्लास की थी फेंक दो, पेन 5th क्लास का था फेंक दो, रबर 5th क्लास का था फेंक दो, ज्योमेट्री बॉक्स 6th क्लास की थी फेंक दो, या आप उसी को यूज करोगे? मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं तो यूज करता था। इट मीन्स आप मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, आज तक जो आप करते हैं बेटे, यू हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी टाइम्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप पता नहीं कितनी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते आए। मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लेते हैं ये ईयर 1 का आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, ये ईयर 2 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। यहां पर ईयर 1 में आपने लिखा क्लोजिंग स्टॉक किसी भी चीज का, मारुति सुजुकी है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑटोमोबाइल कार्स लिखेगी, डोमिनोज पिज़्ज़ा है तो कुछ अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखेगी, नेरोलैक पेंट्स है तो अपना लिखेंगे, एप्पल कंप्यूटर्स है तो अपना लिखेंगे, एनीथिंग। आई एम नॉट कंसर्न विद द नेम ऑफ द कंपनी, लेट इट बी अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। But the point is, in year 2, this closing will become opening or not। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ईयर 2 में क्या ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनेगा या नहीं? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? उसी प्रोसेस में आप ये बताइए जी, उसी प्रोसेस में देर आर 2 यूनिट्स, देर आर 2 टाइम पीरियड्स। मैं आपसे कहता हूं कि ये टाइम पीरियड चल रहा है, this period is, you know, let it be T1 and let it be T2। प्रोसेस 1 ही है, प्रोसेस 1 है, हाँ प्रोसेस 1 ही है, अभी आप प्रोसेस 1 में ही खड़े हैं। प्रोसेस 1 में आपने 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें से 60 यूनिट तो आपने प्रोसेस 2 में दे दिए। आपने उसमें से 60 यूनिट्स तो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए, बट स्टिल देयर आर 40 यूनिट्स इन दिस प्रोसेस। अभी प्रोसेस 1 में ही है, लेकिन बेटे जब टाइम पीरियड 2 स्टार्ट होगा तो क्या ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट पीरियड का, नेक्स्ट क्वार्टर का, नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट ईयर का, वेदर इट विल बिकम ओपनिंग स्टॉक और नॉट? यस, इट हैज टू बी। नो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने लास्ट पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। उसमें आलिया भट्ट की और रणबीर की शादी हो ही जाएगी बेटे, और हो भी गई है बेटे, हो भी जाएगी। आप ये बताइए कि जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स की बातें करते हैं तो मैंने आज तक एक बात छुपा के रखी, आज पर्दा हटा दूंगा बेटे, अब छुपाने की बातें नहीं रही। आप मुझे बताइए कि जब हम एक प्रोसेस अकाउंट की बात करते हैं, मैंने एक प्रोसेस अकाउंट की बात की, मैंने आपसे कहा कि यहां पर रॉ मटेरियल आएगा, यहां पर लेबर आएगी, यहां पर ओवरहेड्स आएंगे, यहां पर नॉर्मल लॉस आएगा, यहां पर एबनॉर्मल लॉस आएगा, यहां पर एबनॉर्मल गेन आएगा, यहां पर यूनिट्स कंप्लीटेड आएंगे, और यहां पर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आएगा। लेकिन आप में से एक भी बच्चे ने मेरे से नहीं पूछा कि क्या सर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है बेटे, क्यों नहीं हो सकता यार? तो मेरी आज की चर्चा और नेक्स्ट क्लास की जो चर्चा है वो इसी मुद्दे पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित है। अप टू दिस पॉइंट जो भी कुछ आपने कैलकुलेट किया,
90% 80% वही करेंगे, बट द कंसेप्ट इज, फुल फ्लेज कंसेप्ट इज दैट इफ देर इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एज वेल एज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, देन व्हाट टू डू, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटे, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप अभी प्रोसेस 1 को ही बना रहे हैं। सुनना सुनना सुनना, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों ध्यान से सुनो, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यू आर प्रिपेयरिंग प्रोसेस 1 ओनली। ईयर 1 में बना रहे हैं मान लेते हैं, या मंथ 1 में बना रहे हैं, या वीक 1 में बना रहे हैं, और यहां पर भी आप प्रोसेस 1 ही बना रहे हैं। लेट इट बी ईयर 2 और लेट इट बी वीक 2 और लेट इट बी क्वार्टर 2, आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, बट द पॉइंट इज यहां पर जो आप क्लोजिंग WIP लिखते हैं, क्या ये नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग WIP बन जाएगी या नहीं? बिल्कुल बनेगी। इसका मतलब आज तक मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो भी क्वेश्चंस कराए, मैंने वहां पर ये अजम्पशन ली थी कि वो टाइम पीरियड 1 है। इट मींस दैट इज अ फर्स्ट ईयर, दैट इज पहला प्यार, पहली बार आप प्यार कर रहे हैं, फर्स्ट साइट फर्स्ट लव। बेटा एक्सपीरियंस तो दूसरी बार होता है ना, आप पहली बार ही प्यार में हो गए, पहली बार देखा, पहली बार प्यार हो गया, पहली बार शादी हो गई, काम खत्म। बट सवाल आता है कि आपके बार बार ब्रेकअप्स हो रहे हैं, तो आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है तभी तो नया एक्सपीरियंस बनेगा। जो आपने पिछली बार एक्सपीरियंस लिया था वो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। तो आप मुझे बताइए, इन केस ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी देयर हैज टू बी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड देयर हैज टू बी ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेप्ट टाइम पीरियड 1। तो मैं आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप टाइम पीरियड 2 में हैं, आप प्रोसेस 1 में हैं। अच्छा, जब आप प्रोसेस 1 में होंगे और टाइम पीरियड 2 में होंगे, तो जो टाइम पीरियड 1 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो प्रोसेस 1 का टाइम पीरियड 2 में ओपनिंग बन जाएगा या नहीं बनेगा? और प्रोसेस 1 में टाइम पीरियड 2 में भी तो क्लोजिंग भी होगा। तो बेटे यही बात तो आज बतानी है। आप सब ईमानदारी से आज के लेक्चर में इतने अटेंटिव होकर बैठना कि मैं बता रहा हूं कि आपको ये शायद मौका बार बार मिले या ना मिले, मैं इतने प्यार से आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं भूपेश आनंद अपनी कहानी में दोबारा से आ गया। मैंने कहा कि आपने 100 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए, 40 यूनिट्स अभी WIP में है प्रोसेस 1 में, T1 में, क्योंकि ये T1 था, पहला साल था, पहली बार था, पहला प्यार था, तो इसलिए लास्ट ईयर का कोई स्टॉक था नहीं, इसलिए इसमें ओपनिंग तो नहीं था। हाँ क्लोजिंग होगा, हाँ क्लोजिंग है भी, 40 यूनिट का क्लोजिंग है। अब आप ये बताइए, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो T1 से T2 में जाएंगे, तो T2 में ये प्रोसेस 1 ही जब स्टार्ट करेंगे, बेटे मैं तो कह रहा हूं ये प्रोसेस 1 ही है, आप समझो, ये प्रोसेस 1 ही है, ये प्रोसेस 1 ही है, ये बेटे ये प्रोसेस 1 ही है। जब आप प्रोसेस 1 में T2 में जाएंगे, T2 में एंटर करेंगे, तो ये जो 40 यूनिट यहां रह गए थे, यहां पर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। दैट इज ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन टाइम पीरियड 2, इन प्रोसेस 2, इन प्रोसेस 1, इन टाइम पीरियड 2, प्रोसेस 1 टाइम पीरियड 2, प्रोसेस 1 टाइम पीरियड 2, प्रोसेस 1 के टाइम 2 में ये क्लोजिंग जो पिछले टाइम 1 का था, टाइम 2 को ओपनिंग बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब ये जो 40 यूनिट थे, मान के चलते हैं यह कंप्लीट हो गए होंगे, और पहले उन्हीं को कंप्लीट करोगे। आप ये बताओ ना, डोमिनोज पिज्जा वाले हैं, उन्होंने अपनी उस ओवन क्लब बेक उसमें मशीन में उन्होंने 10 ब्रेड्स डाली, पिज्जा ब्रेड्स, और उसमें से 8 पिज्जा ब्रेड मान लेते हैं बेक हो गए, अभी 2 बाकी हैं। अगले दिन जब वो आएंगे तो पहले उन्हीं 2 ब्रेड को शुरू करेंगे या नई ब्रेड डालेंगे? बेटे बट नेचुरल है, जो काम पिछली बार अधूरा रह गया था आप पहले उसी को कंप्लीट करोगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप प्रोसेस नंबर 1 बनाओगे, टाइम पीरियड 2 में बनाओगे, तो जो टाइम पीरियड 1 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वही स्टॉक क्या टाइम पीरियड 2 का प्रोसेस 1 का ओपनिंग नहीं बनेगा? बनेगा। तो आज के इस लेक्चर में आप सभी ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे जी, लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे। बेटे आपकी मर्जी है, ये डायग्राम चित्र बनाने बनाओ, क्योंकि मुझे तो फोटो से ज्यादा समझ आता है, चित्रों से ज्यादा समझ आता है। चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी। बेटे मोर द प्रिपेयर यू फ्लो चार्ट्स, मोर द डायग्राम्स यू विल प्रिपेयर, मोर क्लैरिटी विल बी देयर। ठीक है जी। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, इट इंप्लाइज इन T2,
It implies in T2 means time period 2 firstly processing will be for 40 units, but natural है, जो पिछली बार बनते बनते रह गए थे, हम अगले दिन आएंगे तो पहले उसी को तो कंप्लीट करेंगे। रात को जो सोते सोते आप क्वेश्चन आधा छोड़ दिया, अगले दिन जब सुबह उठोगे तो मैं तो मान के चल रहा हूं, अजम्पशन है कि पहले उसी को करोगे। ठीक है सर। सो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखा, लिख रहे हो बेटा, लिखो, बड़ी मेहनत से बनाया है, बिल्कुल अपनी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखो यार। 400 यूनिट्स 70% कंप्लीट, 70% कंप्लीट, 100 यूनिट्स। पॉइंट नंबर टू में मैंने आपको बताया कि जो 40 यूनिट्स रह गए थे T1 में, प्रोसेस 1 में, T2 में हम पहले उसी को कंप्लीट करेंगे। अब T1 1 डे भी हो सकता है, T2 सेकेंड डे, T1 कैन बी फर्स्ट क्वार्टर, T2 कैन बी सेकेंड क्वार्टर, T1 कैन बी फर्स्ट ईयर, T2 कैन बी सेकेंड ईयर। उसमें टेंशन मत लेना, आप कंसेप्ट में जाओ यार। थर्ड पॉइंट, it implies in T2 firstly processing will be for 140 units in order to convert WIP into finished goods. Very right, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। It means मैंने जब कहा कि 70% हो गए, मैंने अभी यहां लिखा ना 70% कंप्लीट हो गए, इसका मतलब अभी इनमें कितना और काम बाकी है। ध्यान से सुनना, गोल्डन वर्ड्स हैं। मैंने कहा जब T1 में 70% काम हो गया तो T2 में, प्रोसेस 1 के T2 में हम कितना परसेंट और काम कर दें कि वो 70% 100 के बराबर हो जाए। बेटे 30% और कर देंगे तो वो 70% 100 के बराबर हो जाएगा। तो मैंने वही बात लिखी, इट मींस 30% प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन T2। बस ओपनिंग स्टॉक में, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में इस बात का ध्यान रखना है। क्लोजिंग WIP में जो डिग्री दी है वही लिखनी है, क्योंकि हमने इसी बार की है, लेकिन ओपनिंग में जो दी है वो नहीं लिखनी, क्योंकि वो 70% तो पिछले टाइम पीरियड का था। और जब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स इस टाइम पीरियड का निकाल रहे हैं तो ओपनिंग में 1 माइनस दैट डिग्री लिखनी है, क्योंकि कितना और करें कि पूरा हो जाए। जैसे मैंने कहा 70% हो गया, तो नेक्स्ट केस में मैं कितना और करूं कि हो जाए, 30% और कर दूं कि हो जाए। तो आप लिखें इट मींस 30% प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड इन T2 फॉर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। माय रूल इज, रटना नहीं है बेटे, कुछ बच्चे रटते हैं, आपने रटना नहीं है। रूल इज 100 माइनस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। 100 में से, जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा 70% की डिग्री मान के चलें, 70% की मान के चलें, तो 100 में से 70 चलेगा तो कितने बच गए? 30। तो बेटे बड़ा लॉजिकल बात है। ठीक है जी, आइए सर, मैं भूपेश आनंद एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी केस स्टडी से आपको बड़ा कुछ बताना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप ये सब मेरे साथ साथ बनाएंगे। मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा का एग्जांपल ले रहा हूं, और डोमिनोज पिज़्ज़ा में मैं अज्यूम कर रहा हूं टाइम पीरियड 1 ये है, दिस इज टाइम पीरियड 1 एंड दिस इज टाइम पीरियड 2। टाइम पीरियड 1 में डोमिनोज पिज़्ज़ा वाले ने 100 ब्रेड्स को डाला ओवन में बेक करने के लिए, और 90 ब्रेड तो तैयार हो गई और ये गिर गई नीचे, मतलब दूसरे प्रोसेस में चली गई, लेकिन 10 ब्रेड अभी भी चिपकी हुई हैं। और इतने में टाइम हो गया, उन्होंने मशीन बंद कर दी, क्लोज बंद कर दिया, शटर बंद कर दिया। अब अगले दिन जब वो आएंगे तो बेटे सबसे पहले इन्हीं 10 ब्रेड को ही तो खत्म करेंगे। यही तो बात बतानी है मेरे बेटे। बेटा, what I want to say you that the work which has not been completed in the last time period, in the next time period, firstly we will complete it. We will complete that and then we will start processing. आप बात समझ रहे हैं? तो 10 यूनिट पहले वो खत्म करेंगे। अच्छा, 10 यूनिट कितने खत्म करेंगे? उसमें क्या लगाएंगे? ब्रेड का काम तो हो चुका है, जो बाकी रह गया था जैसे घी लगाना है, बटर लगाना है, उसको लगाएंगे। ठीक है जी, आइए बेटे, मैं बड़ी प्यार से बातें बताने वाला हूं। आप लिखें अगेन, वी कैन इन केस ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये बात बड़ी प्यारी सी है, एक प्रोसेस में ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है। एक बच्चा कहता है जी मैं तो एग्जामिनर को कहूँगा मुझे टाइम पीरियड 1 का ही प्रोसेस अकाउंट बना दे। आप बेवकूफ़ हो क्या? एक छोटा सा ध्यान से आप 5 मिनट मेरी बात को सुन नहीं सकते? आपको ओपनिंग और क्लोजिंग का गोल्डन रूल पता चल जाएगा। लॉजिकल है, रटना कुछ नहीं है। तो मैं लिख रहा हूँ इन केस अगर
अगर अगर मगर मगरमच्छ इन केस ऑफ ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP दोनों हैं, अगर खाली क्लोजिंग है फिर तो आपको पता ही था अभी तक क्या करते आ रहे थे, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बना रहे थे, अभी भी वही करना है। तो मैंने लिखा इन केस ऑफ ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP इज इन द प्रोसेस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड, भाई खाली क्लोजिंग हो या खाली ओपनिंग हो या ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों, मैंने लिखा ना एंड और का मतलब क्या है, दोनों या दोनों में से एक हो, कुछ भी। मैं तो कहता हूं कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है तो आपको स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक बनाना पड़ेगा। तीनों बनाने हैं तभी प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, ऐसे बनेगा ही नहीं। तो आइए मैं दोबारा से चाहता हूं, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट मारा लास्ट लेक्चर में, आप एक बार दोबारा लिखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ना। हाउ टू फॉलो दैट, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। We have already seen how to calculate the value of closing stock. We will be following same steps in this also. तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ how to calculate the value of opening stock, value of closing और opening, कुछ भी। मैं चलिए यहाँ से रब भी कर देता हूँ, closing भी और opening भी, खाली वर्क इन प्रोग्रेस है तब भी, क्योंकि मैंने कट पेस्ट मारा है तो मैं धीरे धीरे देखूंगा कुछ चेंज करना है। तो स्टेप नंबर 1 लिखें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और यूनिट्स, स्टेप नंबर 2 लिखें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट, स्टेप नंबर 3 लिखें कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। आराम से टोटल कॉस्ट और वैल्यू। मैं फिर रिपीट करूंगा जी, आप सब मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप ध्यान से लिख रहे हैं मैं जो आपको कह रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कैसे निकालें, चाहे वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना है, पहला स्टेप है। कॉस्ट पर एलिमेंट निकालना दूसरा स्टेप है। और वैल्यू ऑफ स्टॉक, ओपनिंग वैल्यू, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP भी निकालना तीसरा स्टेप है। बेटे वही फॉर्मेट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे, जब खाली मैंने क्लोजिंग WIP बताया था, ओपनिंग नहीं बताया था, मैंने चालाकी करी, मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट मारा। आप ध्यान से देखो, पहला कॉलम इनपुट का है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का है, तीसरा कॉलम आउटपुट का है, फोर्थ कॉलम मटेरियल्स का है, फिफ्थ कॉलम लेबर का है, सिक्स कॉलम ओवरहेड्स का है। और आपने लास्ट लेक्चर में भी वही किया, तो रटना है ही नहीं, 6 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम इनपुट का कह रहे हैं, इनपुट। हाँ, एक बात चालाकी करी मैंने कि मैंने ओपनिंग WIP यहाँ ऐड कर दिया, उसी फॉर्मेट को लिया और उसमें ओपनिंग WIP ऐड कर दिया। आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर जब हमने किया था और लास्ट 2-3 लेक्चर से जो भी मैं आपको करा रहा हूँ, मैंने ओपनिंग WIP का ना तो जिक्र किया ना बात बताई, बट मैंने चालाकी में in this format I have added opening WIP because आज के लेक्चर में हम opening WIP की बातें कर रहे हैं। तो बेटे opening WIP is a input and raw material introduced is also input। मैंने अभी डोमिनोज पिज्जा का एग्जांपल दिया था कि जो 10 ब्रेड हमने पिछले दिन रख दी थी वो अभी भी ओवन में पड़ी है। तो एक तो वो हो गया यूनिट्स, और एक जो नई ब्रेड्स मैं अगले दिन डालूंगा वो भी यूनिट्स हो गए। It means there are 2 types of inputs whenever there is an opening work in progress. One is the opening work in progress is the input, and second is the number of units introduced in time period 2 is also input. तो बेटे input 2 हो गई, बाकी तो सिंपल है जी। नॉर्मल लॉस आपको पता ही है, नॉर्मल लॉस आपको पता है बेटे, हो सकता है। It means if it is the case of estimated loss आपको पता है तो कर सकते हैं। Abnormal loss और abnormal gain कुछ भी। Finished goods transfer to next process, it means those which are completed, and closing WIP। बाकी कुछ है ही नहीं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। इट मीन्स अगर ओपनिंग होगा तो इनपुट में ओपनिंग ऐड कर देंगे। अच्छा, और ओपनिंग में एक बात का ध्यान रखना है, आपको मैंने अभी बताया कि पिछली बार 70% हो गया, तो इस बार जब हम खत्म करेंगे तो उसको 30% ही तो लिखेंगे। तो मैंने लिखा 1 minus G means 1 minus given rate of completion, given stage of completion, 100 minus given stage of completion, 100 minus given stage of completion। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर पिछली टाइम पीरियड में प्रोसेस 1 में 70% काम हो गया तो इस बार तो 30% ही होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 30 and 30। तो बेटे ये फॉर्मेट आपने बनाया हुआ है,
मैं समय दे रहा हूँ, मेरे साथ साथ बनाएंगे तो फायदे में रहेंगे, आगे आपकी मर्जी है। मैं इसीलिए धीरे धीरे बार बार रिपीट करता हूँ कि आपको टाइम मिल जाए। आप में से बड़े सारे समझदार बच्चे हैं जो साथ साथ बना रहे हैं, बाकी बेवकूफ़ है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे वो ज़िंदगी में। अभी नहीं किया तो फिर कब करोगे यार, अभी करो। तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में ओपनिंग WIP की बातें कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली रियलिटी इन रियल स्पीकिंग there has to be opening work in progress and there has to be closing work in progress. Whatever may be the case, you have to prepare a statement showing equivalent production, and there are two types of inputs. One is the input which is named as opening WIP, and second is the input which is introduced in this period, जो डोमिनोज का मैंने एग्जांपल दिया। उसके बाद आउटपुट में नॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, गेन होगा, यूनिट्स कंप्लीटेड होंगे, क्लोजिंग WIP होगी, उनकी वही डिग्री है जो मैंने बताया था। ओपनिंग में अब ध्यान रखना है, जो दी है उसको 100 से माइनस करना है, ये बात मैं बता चुका हूं क्यों करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट, ओवरहेड्स। तो मैं देख लूंगा कि भाई इसमें करंट कॉस्ट कितनी है। यहां पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, करंट कॉस्ट। इसका लॉजिक आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा, दैट व्हाई आई हैव एडेड करंट कॉस्ट। तो करंट कॉस्ट देख लेंगे कितनी है, मटेरियल की करंट कॉस्ट कितनी है, मटेरियल के कितने यूनिट्स हैं जो आपने अभी अभी निकाले, एक एलिमेंट में कितना खर्चा आ रहा है ये निकाला। बेटे मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यार से अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले स्टेप में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, दूसरे स्टेप में हम कॉस्ट पर एलिमेंट बनाएंगे। अच्छा, कॉस्ट पर एलिमेंट में खर्चा होना चाहिए न्यूमरेटर, ये तो सारे न्यूमरेटर है बेटा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से जो करेंगे दैट इज कॉस्ट पर एलिमेंट। इसी तरह से यहां पर दिस इज न्यूमरेटर, this is denominator, and when I say numerator upon denominator, that will be cost per element for labor, and I can calculate cost per element for overheads, which we have already discussed in the last lecture. There is no change for that. Similarly, I will calculate the value of opening stock. Now the third step is I will be calculating the value. तो इसमें एक कॉलम और ऐड कर देंगे क्योंकि एक और हीरो आ गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अभी तक हम क्या करते थे, यूनिट्स कंप्लीटेड का करते थे, एबनॉर्मल लॉस या गेन का करते थे, और एक करते थे क्लोजिंग WIP। बट यहां पर ओपनिंग WIP भी आप ऐड कर देंगे, मुश्किल नहीं है, आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आप हिम्मत रखें, भूपेश आनंद आपके साथ है। आप हेडिंग लिखें, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट और वैल्यू। देखो मैंने वहां से तो कॉपी पेस्ट ही मारा है, मैंने कुछ बार बार थोड़ी किया है, मैंने एक बात ऐड कर दी, क्या, ओपनिंग WIP ऐड कर दिया, और क्या, ये खाना ऐड कर दिया, ये कॉलम ऐड कर दिया, ये तो पहले भी था, फिनिश आउटपुट, एबनॉर्मल लॉस पहले भी था, क्लोजिंग WIP पहले भी था, ओपनिंग WIP मैंने ऐड कर दिया। ओपनिंग WIP में मैं चेक कर लूंगा हाउ मच इज अ मटेरियल, हाउ मच इज अ लेबर, एंड हाउ मच इज द ओवरहेड्स। आराम से बेटे वही है, सब कुछ मुश्किल नहीं है, सच कह रहा हूं आपको। ओपनिंग WIP का एक कॉलम बनाया, फिनिश आउटपुट का है, एबनॉर्मल लॉस का है, फिर वैल्यू ऐड कर दी। अभी आपको ये यहां तक ये वाली बात समझ नहीं आएगी, आप बस कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। इसमें हमने एक चीज और ऐड कर देनी है। क्यों ऐड करनी है, अभी केस स्टडी से प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो समझ आएगा। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक विच हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लास्ट प्रोसेस, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ ओपनिंग WIP। इट मींस द बैलेंस ऑफ ओपनिंग WIP। ठीक है, अभी देखेंगे। कहते हैं जी कि अगर हम लाइफ में किसी भी चीज को करना चाहें तो उसका जब तक हम प्रैक्टिकल केस स्टडी के रूप में नहीं करते तो वो बातें कुछ कम समझ आती हैं। तो मैंने ऊपर लिखा, इन केस ऑफ ओपनिंग WIP 2 इन्वेंट्री कॉस्ट अजम्पशंस विल बी यूज्ड। अब ये बात नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, दैट इज लेक्चर नंबर 27 में बताऊंगा। मैं बस चाहता था कि आज आपको लिखकर आपके माइंड में एक थॉट फ्लो करवा दूं। बस आप मेरे से पूछेंगे नहीं कि इसका मतलब क्या है, आप बस एक बात लिख लेंगे, आप सोचेंगे जी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपके माइंड में बस एक डालनी थी चीज, मैंने कहा इन केस ऑफ ओपनिंग WIP 2 इन्वेंट्री कॉस्ट असम्पशंस आर यूज्ड। आराम से, इन केस ऑफ ओपनिंग WIP, क्योंकि आज हम ओपनिंग WIP कर रहे हैं बेटे। 2 कॉस्ट असम्पशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं, वन इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सेकंड इज वेटेड एवरेज। मानो ये जर्मन लैंग्वेज है, आप बस लिखते जा रहे हैं,
मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, जो अभी तक बताया इससे पहले वो तो अभी हम एक केस स्टडी करके समझ लिए हैं। In case of opening WIP, two inventory cost flow assumptions will be used, first in first out and weighted average। और फर्स्ट इन, जैसे मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखो जी, ये है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये है जी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं फिफो। फिफो, और इसके नीचे लिखिए फिफो। फर्स्टली ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस विल बी कंप्लीटेड बिफोर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स। और ये बड़ी लॉजिकल अजम्पशन है, और होनी भी यही चाहिए कि भाई जो डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंदर जो 10 ब्रेड पिछले दिन बची रह गई थी, जिनमें अभी घी या बटर नहीं लगा था, जो उसी मशीन के अंदर हैं, अगले दिन जब कोई नया कस्टमर आएगा तो उन्हीं 10 ब्रेड को ही गर्म करके हम पहले वो इशू करेंगे, उसके बाद नहीं डालेंगे। तो एवरग्रीन अजम्पशन तो फिफो है, बट कई जगह वी ऑलवेज ऑल्सो यूज वेटेड एवरेज। तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोनों को बताऊंगा, आप बस लिखने का काम कर लें। इन केस ऑफ ओपनिंग WIP, two cost flow assumptions are there, first in first out and weighted average। weighted average के नीचे लिखें all the units will be treated the same way। देखेंगे क्या मतलब है, मैं एक्सप्लेन तो कर ही नहीं रहा, मैं चुप हूं। The main difference in the treatment of cost that were assigned to the units already in the opening। देखेंगे क्या मतलब है यार, मुझे तो खुद ही नहीं पता, नेक्स्ट क्लास में पढ़ के बताऊंगा। अभी लिख लो कि डिफरेंस क्या है, देखेंगे ना, करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ना। अभी आप आज आने वाले 2 मिनट बस ध्यान से एक छोटी सी केस स्टडी को करो। आज का लेक्चर कंप्लीट है, मैं खाली आपको आज के लेक्चर में इक्विवेलेंट यूनिट्स को समझाना चाहता हूं कि अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो आप इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे निकालेंगे। आप में से कुछ बच्चे तो इस केस स्टडी को लिखना स्टार्ट भी कर चुके हैं, कुछ सोच रहे हैं। फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इफ देयर इज नो प्रोसेस लॉस, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉस, क्योंकि अभी हमारा ध्यान खाली ओपनिंग क्लोजिंग में होना चाहिए। तो मैंने कहा अभी लॉस से मैं आपको भ्रमित नहीं करूंगा, ठीक है जी। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, लेट इट बी 2000 यूनिट्स, because I have to explain you opening work in progress, how to calculate for that, how to do the practical for that। तो मैंने जान के सबसे पहले opening work in progress ही डाला और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन बता दी कि मटेरियल में काम हो चुका 80%। स्टेज ऑफ कंप्लीशन का मतलब है हो चुका, पिछली बार, पिछले टाइम पीरियड में, इसी प्रोसेस में पिछली बार लेबर में 60% काम हो चुका, तो कितना अभी और बाकी है, 40। इसका मतलब मैं 40% और मेहनत कर दूं और खर्चा कर दूं तो ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से ओवरहेड्स में 60% काम हो चुका तो 40% और कर दूं, ठीक है जी। तो आप लिखें जी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 2000 यूनिट्स हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल में 80% है, लेबर में 60% है, ओवरहेड्स में 60% है, और उसके साथ साथ यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, भाई ये तो पिछली ब्रेड थी जो 10 पड़ी हुई थी, 8000 नई ब्रेड ऐड कर दी, 8000 यूनिट्स। क्लोजिंग WIP 3000 यूनिट्स। अब एक बच्चा कहता है वो यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड नहीं बताए, बेटे वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी जब आपको ओपनिंग बता दी, इंट्रोड्यूस बता दिए, आपको नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल लॉस नहीं है, अब नॉर्मल गेन नहीं है, क्लोजिंग WIP बता दी, तो बैलेंस जो बचेगा वो कंप्लीटेड ही होगा। अच्छा, WIP जो क्लोजिंग है उसका 80%, 60%, 60% का काम है, जो नहीं हुआ ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए, आपको कुछ नहीं करना यार, मैं कह रहा हूं ना, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपको बस एक स्टेटमेंट बनानी है जिसका नाम है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैंने पता नहीं 2 बार क्यों बना दी भैया, आपको समझाने के लिए बनाई। देखिए, मेरे को तो लगता है कि आपको सब पता है, मैंने ये नॉर्मल लॉस रब कर दिया, अब नॉर्मल लॉस लेस कर दिया। अच्छा, 2000 यूनिट्स ओपनिंग के थे, ये पता ही है आपको। 8000 यूनिट रॉ मटेरियल इस बार इंट्रोड्यूस किया, ठीक है जी। कुछ बुक्स में इसको इन्होंने M1 कह दिया और कुछ ने कह दिया M2, तो कोई बात नहीं, आप आराम से भी M1 M2 के चक्कर में ना पड़े, खाली ध्यान रखें ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद नॉर्मल लॉस नहीं है तो मैंने वो तो रब ही कर दिया, अब नॉर्मल लॉस भी नहीं था तो मैंने वो भी रब कर दिया, तो मैंने ये भी रब कर दिया, मैंने वो भी रब कर दिया। अब मैं आ गया जी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 3000 दिए हुए आपको। अच्छा, इसकी डिग्री भी दी है 80,
80, ये देखो रब होता जा रहा है, 80, 60, 60। अच्छा आपको ना फिनिश गुड्स बताए नहीं है। अच्छा 10,000 तो ये है, आपको बताया कि क्लोजिंग इनपुट के नंबर ऑफ यूनिट्स और आउटपुट के नंबर ऑफ यूनिट सेम होने चाहिए, तो 10,000 होने चाहिए। इसका मतलब बाकी बच गया वो 7,000 होगा। अब सवाल ही आता है, मैंने अभी अभी बताया था कि मैं सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को कंप्लीट करूंगा, तो 2,000 यूनिट्स ये कंप्लीट हुए और इस बार जो यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे वो 5,000 कंप्लीट हुए आराम से। बेटे 7,000 की बाइफिकेशन सबको समझ आ गई। मैं हमेशा मानूंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो यूनिट्स पिछली बार बनते बनते रह गए थे टाइम 1 में, टाइम 2 में मैं पहले उन्हीं को कंप्लीट करूंगा यार। तो 7,000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया मैंने उसका भी संधि विच्छेद कर दिया, उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कहा 2,000 इसमें वो वाले हैं जो पिछली बार के आए हैं उनको खत्म किया होगा, और 5,000 जो रह गए वो हैं। और बेटे 2,000 अगर वो हैं तो इसमें 20% आएगा, इसमें 40% आएगा, इसमें 40 आएगा। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों आएगा 20, 40, 40। एक बच्चा तो ढूंढता जा रहा है 20% कहाँ है, 40% कहाँ है, 40 कहाँ है। उसके थप्पड़ मारूंगा क्योंकि वो लेट के पढ़ रहा था, उसको समझ ही नहीं आएगा। बेटे T1 में 80% काम हो गया, तो T2 में और कितना करें कि पूरा हो जाए 100%। अभी समझाया था ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में जब आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं तो 100 माइनस स्टेज ऑफ कंप्लीशन गिवन को लेस करते हैं। तो बेटे 80% था तो इसलिए 20 आ गया। अच्छा 60% था तो 40 आ गया, 60 था तो 40 आ गया। आप बताइए जी 2,000 इंटू 20% इंटू 2,000 400 आ गया, 40% इंटू 2,000 800 आ गया, और ये भी 800 आ गया आराम से। 400, 800, 800। अब आप चेक करो जी, मैंने वैसे आपके लिए अभी पूरा कंप्लीट नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप करें। अब ये 5,000 है तो बेटे ये 5,000 हो गया, ये भी 5,000 हो गया, अच्छा ये भी 5,000 हो गया। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसको लगता है, उसको वो कहता है जी फिनिश गुड तो बहुत ईजी है, उतना ही होता है, बिल्कुल अच्छी बात है बेटे। अब देखो जी क्लोजिंग WIP में 80% था तो 2400 हो गया, और ये 1800, ये 1800। अब आप टोटल कर लीजिए, 400 प्लस 5,000 प्लस 2400, ये आ गए जी 9,400। इट मीन्स इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर ओवरहेड्स। बेटे आज के इस लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही था कि आपको ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस से रूबरू करा दूं, दोस्ती करा दूं, एक नई बात आपके सामने रख दूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको और डिटेल में करेंगे, और उसके और नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में करेंगे। बेटे अभी वो कंसेप्चुअल लेक्चर्स ही होंगे, क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर करना चाहता हूँ। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई, तो नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी, उसके नेक्स्ट क्लास में केस स्टडी की आपको ओपनिंग की एक एक बात समझ आ जाए, मज़ा आ जाए यार कि कहीं से पढ़े थे। आइए एक सबसे इंपॉर्टेंट गाना जो मुझे सबसे अच्छा लगता है बेटे, मैं क्या बताऊं, मेरे को सबसे ही अच्छा लगता है ये गाना। मैं आज आपके सामने रणबीर कपूर, संजय दत्त का ये गाना क्या गाना भाई साहब, ध्यान से सुनना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। ओए होए घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, कुछ करके दिखा, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, बाकी है तुझ में हौसला, दिखला दे यार, सबको बता दे यार, कर दे।